एसडीएम कविता मिश्रा अपनी साधारण सलवार कुर्ता में स्कूटी पर सवार होकर तेजी से अपनी बहन की शादी में जा रही थी। ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई सुरक्षा, बस एक आम लड़की की तरह स्कूटी चलाते हुए। जैसे ही वह हाईवे पर पहुंची, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग दिखी। 3-4 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे और बीच में वर्दी में दारोगा रमाशंकर यादव मौजूद था। कविता को आते देख उसने हाथ के इशारे से रुकने को कहा। वो लड़की स्कूटी साइड में लगा। दारोगा की आवाज में रोब था। कहां जा रही हो? उसने सवाल किया। मेरी बहन की शादी है, वहीं जा रही हूं, कविता ने शांत लहजे में जवाब दिया। दारोगा ने उसे सिर से पांव तक घूरा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो शादी में जा रही हो, लेकिन हेलमेट नहीं पहना और स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी। चलो चालान भरना पड़ेगा, उसने चालान बुक निकालते हुए कहा। कविता समझ गई कि यह सिर्फ एक बहाना था। वह बोली, सर मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। अरे मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, दारोगा ने रूखे अंदाज में कहा। फिर उसने साइड में खड़े एक सिपाही की तरफ देखा और कविता की ओर झुकते हुए फुसफुसाया, ऐसे नहीं मानेगी, इसे तरीका सिखाना पड़ेगा। अचानक दारोगा ने जोरदार थप्पड़ कविता के गाल पर जड़ दिया। बहुत सवाल पूछती है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। दारोगा की यह बात सुनकर कविता का सिर एक पल के लिए झटका खा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी थी। दारोगा ठहाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, अभी भी अकड़ बाकी है, लगता है इसे अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, मालिक थाने ले चलें, वहां आराम से मामला देख लेंगे। दारोगा ने सिर हिलाया, हाँ इसे थाने ले चलते हैं, तब समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक सिपाही ने कविता का हाथ पकड़कर खींचा, चल जीप में बैठ। कविता ने अपना हाथ झटका और गुस्से से बोली, हिम्मत मत करना। दारोगा का पारा चढ़ गया। उसने अपने एक आदमी से कहा, इसका घमंड तोड़ो। एक सिपाही आगे बढ़ा, कविता के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। दर्द से कविता करा उठी, लेकिन उसने अब भी अपनी पहचान छुपाए रखी। वह देखना चाहती थी कि यह लोग कितनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी स्कूटी को लात मार दी। बड़ी आई शरीफ बनने, अब तेरा खेल खत्म। कविता अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। दारोगा की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत देखे हैं, तेरे जैसे अकड़ू लोग पुलिस से भिड़ेंगे, अभी औकात दिखाता हूं। कल रही, ले चलो इसे थाने, वहीं समझाएंगे। एसडीएम कविता मिश्रा अब भी चुप थी। उसने अब तक अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया। वह देखना चाहती थी कि प्रशासन कितना नीचे गिर चुका है और यह लोग अत्याचार की कितनी हदें पार कर सकते हैं। दारोगा रमाशंकर यादव अब झुंझला चुका था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जिसे थप्पड़ मारे गए, जिसके बाल खींचे गए, जिसे जबरदस्ती घसीटा गया, लेकिन वह अब भी चुप थी। उसकी यह खामोशी दारोगा को और भड़काने लगी। उसने सिपाहियों को घूरते हुए कहा, ले चलो थाने, वहीं देखेंगे इसका क्या करना है। 2 सिपाही कविता के दोनों हाथ पकड़कर घसीटने लगे। छोड़ो मुझे, कविता पहली बार जोर से चिल्लाई। दारोगा हंस पड़ा। अब जुबान खुली, चल थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने में घुसते ही दारोगा जोर से चिल्लाया, ओए चाय पानी लाओ, एक स्पेशल केस आया है। कविता अब भी शांत थी। वह देख रही थी कि आम जनता के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती है। दारोगा ने अपने जूनियर से फुसफुसाकर कहा, सुन, किसी तरह इस पर कोई केस डाल दो। सिपाही ने पूछा, क्या केस सर? दारोगा हंसा, कोई भी चोरी, जेब ततराशी, बस अंदर डालना है। कविता सब सुन रही थी, लेकिन उसने अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दारोगा टेबल पर बैठ गया और कलम घुमाते हुए बोला, नाम बता, घर का पता बता। कविता चुप रही। दारोगा ने फिर से पूछा, नाम क्या है? लेकिन कविता अब भी चुप रही। दारोगा ने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा, सुनाई नहीं देता तुझे? नाम बता अपना। रेखा त्रिपाठी, कविता ने झूठा नाम बताया। दारोगा हंसा, बहुत समझदार है तू, लेकिन ज्यादा चालाकी मत कर, वरना बड़ी गलती होगी। कविता को जबरदस्ती लॉकअप में डाल दिया गया। एक गंदा बदबूदार कमरा, जहां पहले से 2 महिलाएं बैठी थीं। क्या किया तूने? एक औरत ने पूछा। कुछ नहीं, कविता ने हल्की मुस्कान दी। अब वह देख रही थी कि प्रशासन कितना गंदा हो चुका है। अगर एक एसडीएम तक को बिना सबूत इस तरह अंदर किया जा सकता है, तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। कविता अब लॉकअप के अंदर थी। वह बस देख रही थी, सुन रही थी और प्रशासन की गिरी हुई हालत को समझ रही थी।
वह हर हरकत पर गौर कर रही थी। उधर दारोगा ने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई। इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो, उसने फाइल को ठोकते हुए कहा। सिपाही झिझक गया। लेकिन सर, बिना सबूत के दारोगा हंस पड़ा। सबूत? इस थाने में सबूत बनाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक सिपाही आगे बढ़ा और जोर से कविता के कंधे पर धक्का मारा। कविता दीवार से टकराई, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था। दारोगा ने हाथ उठाया और थप्पड़ मारने ही वाला था कि रुक जाओ। दरवाजे पर एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। दारोगा ने पलटकर देखा। नीरज तिवारी थाने में उसकी छवि एक ईमानदार अफसर की थी। उसने लॉकअप में बंद महिलाओं को देखा। उनकी हालत देखकर उसके माथे पर शिकन पड़ गई। ये सब क्या हो रहा है? उसने सख्त आवाज में पूछा। दारोगा रमाशंकर मुस्कुराया। कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही थी, बस जरा सबक सिखा रहे हैं। नीरज तिवारी की नजर कविता पर पड़ी। उन्होंने गौर से उसे देखा। उसके हाव भाव किसी साधारण महिला जैसे नहीं थे। इसका जुर्म क्या है? नीरज तिवारी ने सख्त लहजे में रमाशंकर से पूछा। रमाशंकर हड़बड़ा गया। सर, इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। नीरज तिवारी को कुछ गड़बड़ लगी। उसने कविता की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? कविता अब भी शांत रही। दारोगा रमाशंकर हंसते हुए बोला, सर, ये तो अपना नाम तक नहीं बता रही। अब नीरज तिवारी पूरी तरह सतर्क हो गया था। ठीक है, इसे दूसरी कोठरी में डालो, उसने सिपाही को आदेश दिया। रमाशंकर हैरान रह गया। सर, लेकिन मैं खुद देखूंगा कि यह कौन है, नीरज तिवारी ने सख्ती से कहा। नीरज के आदेश पर कविता को दूसरी कोठरी में डाल दिया गया। सिपाही हड़बड़ाते हुए अंदर आया और धीरे से बोला, सर, वो क्या हुआ? कौन है? रमाशंकर झुंझुला उठा। सिपाही ने कांपते हुए कहा, सर, डीएम साहब। रमाशंकर का चेहरा सफेद पड़ गया। नीरज तिवारी भी चौकन्ना हो गया। अब मामला बहुत बड़ा हो चुका था। डीएम साहब ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने सीधे रमाशंकर की ओर देखा और कड़क आवाज में पूछा, दारोगा रमाशंकर, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? रमाशंकर घबरा गया। सर, कुछ नहीं, बस एक मामूली केस था। डीएम साहब ने टेबल पर पड़ी कविता की फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनका माथा सिकुड़ गया। फिर उन्होंने कविता की ओर देखा। इस महिला पर 420 और ठगी का केस। डीएम साहब की आवाज गूंज उठी। उन्होंने रमाशंकर की ओर घूर कर देखा। क्या सबूत है? रमाशंकर अब पूरी तरह फंस चुका था। डीएम साहब ने कविता की ओर देखा और सीधा सवाल किया, आपका नाम? कविता ने हल्की मुस्कान दी, फिर पहली बार अपना असली नाम बताया। कविता शुक्ला, एसडीएम। पूरा थाना हक्का बक्का रह गया। रमाशंकर के हाथ पैर कांपने लगे। सारे पुलिस वाले चौंक कर खड़े हो गए। रमाशंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसे वह ठग समझकर फर्जी केस में फंसा रहा था। वह खुद एसडीएम निकली। थाने के सारे पुलिसकर्मी सन्न रह गए। डीएम साहब ने रमाशंकर को घूरते हुए कहा, दारोगा रमाशंकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एसडीएम मैडम पर झूठा केस डालने की हिमाकत करने वाला रमाशंकर कुछ बोलने ही वाला था कि सर, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है। नीरज तिवारी की तेज आवाज गूंजी। अब रमाशंकर पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। कविता ने अपना असली रुख दिखाया। उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, दारोगा रमाशंकर, तुम सस्पेंड हो। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच होगी और तुम पर केस दर्ज किया जाएगा। रमाशंकर के होश उड़ गए। सारे पुलिसकर्मी अब उससे दूरी बनाने लगे। नीरज तिवारी ने तुरंत हवलदार को आदेश दिया, रमाशंकर को हिरासत में लो। जैसे ही हवलदार रमाशंकर को पकड़ने आगे बढ़ा, अचानक रमाशंकर ने जेब से एक कागज निकाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह देखिए। उसने वह कागज हवा में लहराया। डीएम साहब और एसडीएम। कविता ने उसे ध्यान से देखा। रमाशंकर ठाका लगाते हुए बोला, यह रहा मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा ट्रांसफर हो चुका है, तो अब आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकती। थाने में फिर से सन्नाटा छा गया। कविता ने कागज अपने हाथ में लिया और गौर से पढ़ा। क्या यह असली है? डीएम साहब ने कड़े स्वर में पूछा। फिर उन्होंने नीरज तिवारी की ओर देखा और आदेश दिया, इस कागज की तुरंत जांच करो। फिर सख्त लहजे में बोले, अगर यह असली निकला तब भी रमाशंकर का निलंबन रोका नहीं जा सकता। रमाशंकर की हंसी अचानक गायब हो गई, क्योंकि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर के बाद भी गलत गतिविधियों में शामिल होता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अब रमाशंकर की हालत बिगड़ने लगी। नीरज तिवारी तुरंत ऑनलाइन सिस्टम में रमाशंकर का रिकॉर्ड चेक करने लगे। कुछ ही सेकंड में उन्होंने सिर उठाया और कहा, सर, यह कागज असली है।
लेकिन रमाशंकर ने अभी कार्यभार नहीं सौंपा था। मतलब डीएम साहब ने सख्त लहजे में पूछा। मतलब यह कि रमाशंकर अब भी इस थाने का प्रभारी था और उसी दौरान उसने यह सब किया। अब कोई भी रमाशंकर को बचा नहीं सकता था। इस डीएम कविता ने सीधी नजर रमाशंकर पर डाली और सख्त लहजे में कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल में होगी। गिरफ्तार करो इसे। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया। जैसे ही रमाशंकर की गिरफ्तारी की घोषणा हुई, पूरा थाना हिल गया। रमाशंकर को पहली बार एहसास हुआ कि अब वह बच नहीं सकता, लेकिन अचानक उसने कहा, ठहरिए एसएसडीएम मैडम, मैं अकेला नहीं हूं। रमाशंकर ठहाका मारकर हंसा और बोला, मैडम, क्या आपको लगता है कि इस थाने में सिर्फ मैं भ्रष्ट हूं? उसने धीरे से इशारा किया और कहा, यह सब मेरे साथ है। पूरी कड़ियां ऊपर तक जुड़ी हैं। थाने के कुछ पुलिस वाले घबराने लगे। नीरज तिवारी भी चौकन्ने हो गए। एसएसडीएम कविता ने डीएम साहब की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, इस पूरे थाने की जांच होगी। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, एंटी करप्शन टीम को बुलाया जाए। थाने में हड़कंप मच गया। जैसे ही टीम ने जांच शुरू की, कुछ पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ने लगे। तभी एक हवलदार आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर एसडीएम मैडम से विनती करने लगा, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। तभी अचानक एक पुलिस वाले ने फाइल निकाली और गंभीर स्वर में कहा, मैडम, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। कौन बड़े साहब? डीएम साहब ने गुस्से में पूछा। पुलिस वाले ने डरते डरते जवाब दिया, एसएसपी साहब। अब पूरा मामला ऊपर तक पहुंच चुका था। थाने में सन्नाटा छा गया। डीएम साहब ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में बोले, इस थाने के पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आदेश मिलते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए। कुछ ने तुरंत अपने फोन निकालकर कॉल करने की कोशिश की। कुछ सिर झुकाकर चुपचाप खड़े रहे और कुछ दारोगा बचने का रास्ता ढूंढने लगे। लेकिन अब कोई नहीं बच सकता था। एसएसडीएम कविता ने डीएम साहब की ओर देखा और बोली, अब हमें एसएसपी साहब से भी जवाब लेना होगा। डीएम ने तुरंत आदेश दिया, एसएसपी को अभी बुलाया जाए। अब यह मामला पूरे जिले में हलचल मचा चुका था। थाने के बाहर कुछ पत्रकार गुप्त रूप से खड़े थे। जैसे ही उन्हें भनक लगी कि पूरा थाना सस्पेंड हो चुका है, वे तुरंत यह खबर फैलाने लगे। अब सच खुलकर सामने आने वाला था। तभी एक काले शीशों वाली गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। एसएसपी साहब खुद आ चुके थे। थाने में कदम रखते ही उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा थाना सस्पेंड हो चुका था। गुस्से से भरकर उन्होंने कहा, यह क्या नाटक चल रहा है? लेकिन एसडीएम कविता बिल्कुल शांत थी। उन्होंने एसआईएसपी की आंखों में देखते हुए कहा, आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? नीरज तिवारी ने एसडीएम को एक फाइल सौंपी। यह फाइल एसआईएसपी साहब के भ्रष्टाचार के ठोस सबूतों से भरी थी। कविता ने ठोस आवाज में कहा, एसआईएसपी साहब, जरा देखिए आपके सारे काले कारनामे। अब एसआईएसपी के चेहरे से पसीना टपकने लगा। डीएम साहब ने सख्त लहजे में आदेश दिया, एसआईएसपी को तुरंत गिरफ्तार करो। पूरी पुलिस फोर्स हैरान थी। इतने बड़े अधिकारी को पहली बार किसी ने खुली चुनौती दी थी। जैसे ही एसआईएसपी की गिरफ्तारी हुई, पूरा मामला हिल गया। अब यह मामला राज्य स्तर तक पहुंच चुका था। मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश दिया, जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। आदेश मिलते ही 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, 10 से अधिक आईएएस अफसर और कई राजनेता गिरफ्तार कर लिए गए। एसडीएम कविता की ईमानदारी ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। पूरे जिले में नया प्रशासन लाया गया और भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। अब एसडीएम कविता का मिशन पूरा हो चुका था। उन्होंने साबित कर दिया कि ईमानदारी से पूरा सिस्टम बदला जा सकता है।